नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के इस शो में। लेकिन सबसे पहले बाजार पर हम एक नजर डाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी के दिन बाजार में कैसा कारोबार था। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 5 अंक गिरकर 66,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 9 अंक गिरकर 19,800 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी में खरीदारी वाला मूड माहौल था। बैंक निफ्टी 127 अंक चढ़कर 43,577 के लेवल पर हुआ बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से जानते हैं कि बाजार में सीमित दायरे में कारोबार की बड़ी वजहें क्या रही। वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में आज फिर से एक सीमित दायरे का कारोबार दिखा। दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक थे, बहुत मजबूती के नहीं तो बहुत कमजोरी के भी नहीं। और भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेत, जहां कैश मार्केट में लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी आती दिखी, एफआईएस की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। लेकिन इन सारे संकेतों के बीच में बैंक निफ्टी, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी हो चुकी थी, एकदम हल्की पोजीशन, और निफ्टी भी आज वीकली एक्सपायरी के दिन मजबूत शुरुआत करते हुए दिखा। मजबूत शुरुआत होने के बाद धीमे धीमे बाजार थोड़े और ऊपर बढ़ते हुए नजर आए और 19,875 के अहम लेवल तक निफ्टी पहुंचा भी, और वहां से फिर करेक्शन होकर लगभग 7580 पॉइंट नीचे भी आते दिखे। फाइनली बंद होते होते भले हल्के से लाल निशान में 2-4 पॉइंट नीचे, लेकिन 19,800 के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। कंपैरेटिवली आज बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर था, या यूं कह सकते हैं कि मजबूत था, क्योंकि कल जो वीकली एक्सपायरी का दबाव बैंक निफ्टी का था वो हो गया खत्म। आज 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। नीचे 43,400, ऊपर में 43,600 के आसपास के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में दिखे, और फाइनली बैंक निफ्टी भी आपके लिए मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। यहां पर तेजी 100 पॉइंट से ज्यादा की दिखी। लेकिन आज की हाईलाइट थी स्मॉल कैप शेयर। 2-3 दिनों से ऊपरी स्तर पर स्मॉल कैप शेयरों में लगातार दबाव बना हुआ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो आज लगभग 0.5% के आसपास की तेजी के साथ स्मॉल कैप शेयर मजबूती के साथ बंद हो रहे। यही वजह थी कि आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में काफी बेहतर रही। मिड कैप इंडेक्स एकदम शांत बंद होता दिखा। तो कह सकते हैं ओवरऑल एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, जहां छोटा सा दायरा था, छोटी सी रेंज थी, इस रेंज में मिले जुले कारोबार के साथ बाजार बंद होते नजर आए। आइए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी। हमने आज देखा विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज ने करीब 255 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 457 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और अब रुक करते हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। कुछ मिले जुले संकेत बाजार के लिए, कुछ उतार चढ़ाव भरा माहौल, और एंड ऑफ द डे बाजार सपाट ही आज बंद हुए। अभी कल के बाजार में आप क्या इंपॉर्टेंट क्यूज देख रहे हैं बाजार के लिए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए, बाजार में आज एक अच्छी बात जो हमने ऑब्जर्व की वो ये थे कि डोमेस्टिक और एफआईआईज दोनों ने अच्छी खासी बाइंग की है। पॉजिटिव नंबर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है। मेरे ख्याल से आने वाले कम से कम 3-4 दिन की बात करें तो अभी जो स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक कोई बड़ा उछाल या बड़ा गिरावट नहीं आएगी। मार्केट एक करेक्टिव, एक रिसेसिव फेज में है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपना लीजिए। मेरे ख्याल से काफी स्टॉक्स आज काफी अच्छे लेवल पे आए हैं, बोथ फ्रॉम द लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। हालांकि नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन जहां पे भी Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, जहां पे सेक्टर फोकस पॉजिटिव है, वहां पे मुझे लग रहा है कि निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ज्यादा प्रेफर करूंगा। इंडेक्स मेरे ख्याल से एक छोटे दायरे में ही रहेगा जब तक कि दिसंबर 3 को फाइनल इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते। बिल्कुल। आइए लंबी अवधि की खरीदारी का आपका स्टॉक रिकमेंडेशन जानते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले
कौन सा स्टॉक आपको पसंद है लंबी अवधि के लिए? स्वाति, लंबी अवधि के लिए एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी पसंद है जो ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को काम करती है और कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। कंपनी की शेयर की प्राइस करीबन 115 रुपए है और कंपनी बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट प्लेयर है और ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट को कैटर करती है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, आइशर, वोल्वो, इनफैक्ट सारे कंपनीज को ओईएम एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में ये कैटर करते हैं। करीबन 2,400 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल किया था और करीबन 160 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया था। हम अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें, पहले 6 मंथ्स की FY 24 की, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा दमदार नंबर का रिपोर्ट किया है। हमारा मानना है कि कम से कम इस साल 190 टू 200 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और जिस प्रकार से तेजी आपको कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में दिख रही है, इस साल हमारा मानना है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर करीबन 25-30% ग्रो करेगा और इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलना चाहिए। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी देख रही है, लेकिन जिस प्रकार का सीवी मार्केट का ग्रोथ है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई हो सकती है। करीबन 115 में कोई एंटर करता है तो साल भर का नजरिया कोई रखता है तो कम से कम 160 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अच्छा निवेश बन सकता है। तो ये हमारी तरफ से अगले 8 से 12 महीने की पोजिशनल वैल्यू पिक। ओके, वैल्यू पिक के तौर पर जमुना ऑटो पसंद है अविनाश जी को। 160 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह आ रही है। आइए पहले कॉलर से बात करें। हरियाणा से महेश जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास टाटा स्टील है, 124.85 की बाइंग है, 500 पे है। कब तक के लिए लिया आपने? मैम लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म की खरीद है इनकी सर। 124 रुपए के आसपास की खरीद टाटा स्टील पर रख रहे हैं ये। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा स्टॉक लग रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली देखिए, टाटा स्टील एक काफी बड़ी दिग्गज स्टील कंपनी है और हालांकि ये कमोडिटी बेस्ड सेक्टर में काम करती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्जा बैलेंस शीट पे काफी कम किया है। पिछले 2 साल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे थे। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो होपफुली चाइना अगर मेटल मार्केट में आने के बाद अगर मेटल के प्राइसेस और बढ़ते तो इनके लिए और अच्छी बात रहेगी। सबसे अच्छी बात, डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसका फायदा टाटा स्टील को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। 12 से 15 महीने की टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। हालांकि नियर टर्म में स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमेगा, बट अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम ये करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड कीजिए लंबी अवधि के लिए। टाटा स्टील में आपके लिए सलाह अविनाश जी की तरफ से। अहमदाबाद से विशाल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे पास लेटेंट व्यू है, 500 शेयर है, 543 रुपए से लिए और लॉन्ग टर्म का व्यू है मैडम। लॉन्ग टर्म का व्यू, लेटेंट व्यू पर ये रख रहे हैं। आपने कितनी खरीद भाव बताई अपने लेटेंट व्यू पे? तो 543 रुपीज। अच्छा, 543, ठीक है सर। लेटेंट व्यू कैसा लगता है आपको स्टॉक अविनाश जी? देखिए, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेटा एनालिटिक्स में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, प्लस कंपनी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। कर्जा बैलेंस शीट है, करीबन 500 करोड़ के ऊपर की कैश है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी इनकी ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री है Q2 के बाद जो आई है, लग तो रहा है कि अगला साल दैट इज FY 25 भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि FY 24 में एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ भी अच्छा होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है, थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि आपका कॉस्ट थोड़ा कम होगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा बन सकता है। तो थोड़ा सा एवरेज करके इसमें निवेश करके थोड़ा सा होल्ड करने की राय रहेगी। टाइम फ्रेम 12 से 15 महीना रखना है। ओके, तो थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ी लंबी अवधि रखिए। आपके लिए लेटेंट व्यू पे यही सलाह आ रही है, अविनाश जी दे रहे हैं। नांदेड़ से कैलाश जी हम इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? सर मेरे पास हिम्मत सिंगा के 6000 क्वांटिटी है, 2080 से मैं एवरेज करते हुए आई हूँ अभी तक। हेलो, ओके, कितना खरीद भाव बताया आपने इस पर? 2080 से मैं एवरेज करते करते 175 अब मेरा एवरेज आ गया है सर, जिसको मैं 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अभी इसको रखना है या इससे निकल जाना है? हिम्मत सिंगा की सीड्स टेक्सटाइल कंपनी सर। ओके सर, हिम्मत सिंगा पे अभी स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह रहेगी आपकी इनके लिए?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हिम्मत सिंह का इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय के बाद अच्छे नंबर आ गए हैं और मेरे ख्याल से ये अप ट्रेंड अभी आगे भी चलना चाहिए। देखिए ये एक स्पेशलाइज़्ड टेक्सटाइल प्लेयर है, बहुत समय तक अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था लेकिन अभी नंबर्स जिस प्रकार से आए हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री है, हमको लग रहा है कि अगर ये साल भर का नज़रिया लेते हैं तो वैसे भी टेक्सटाइल स्पेस में अभी फ्लेवर वापस आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि 8 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड कीजिए हिम्मत सिंह पर। 8 से 12 महीने के लिए आपके लिए नजरिया दे रहे हैं अविनाश जी। झांसी से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैडम, मेरे पास 600 रुपये में मैंने SBI परचेज किया हुआ है 1000 शेयर और नजरिया मेरा कम से कम 6 महीने से 1 साल का है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, खरीद भाव बताएंगे सर आप एक बार फिर से इस पर? 600 रुपये, 600। 600 रुपए। सर साल भर के नजरिए के लिए SBI कैसा लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे होल्ड करें। देखिए मैं तो कहूँगा कि अगर इनका नज़रिया साल भर का है, तो थोड़ा-सा ये एवरेज भी करे क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अभी जो करंट थोड़ा-सा सॉफ्टनेस स्टॉक में हमको देखने को मिला है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई ने अभी हाल ही में जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है, उसके ऊपर थोड़ी रेगुलेशंस टाइट किए हैं, तो इसका थोड़ा प्रभाव पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर भी आएगा। बट अगर नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीने का है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लगता है कि कम से कम ₹700 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, प्रोवाइडेड 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम। 12 से 15 महीने के निवेश अवधि के लिए आपको इस पर बने रहने की सलाह आ रही है SBI पर सलाह अविनाश जी की तरफ से। इंदौर से संजय जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए संजय जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट के शेयर है 850 के भाव से। ओके, और कितना लंबा नजरिया आपका इस पर? मैम 6 मंथ का है मेरा, 6 महीने का। अच्छा, 6 महीना इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। सर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इवेंट है वो एम्बेसी का स्टेट्स के स्टार्ट इनका जो मर्जर है उसके लिए अभी जो कोर्ट केस की हियरिंग आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी लैंड पार्सल की बात करें तो इनके पास काफी अच्छे लैंड पार्सल्स अवेलेबल है, लेकिन आगे चल के लोगों का मानना है कि एम्बेसी ग्रुप इस कंपनी को टेक ओवर करेगी, इसमें इसका मर्जर होगा। तो नजरिया 6 महीना नहीं, मुझे लगता है कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का रखिए क्योंकि देखिए रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेजी से पकड़ा है। ऑलमोस्ट एवरी रियल एस्टेट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा लंबा समय अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये कोर्ट केस का जो नतीजा आएगा और उसका जो डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कंपनी शॉर्ट टर्म का स्टॉक में चलेगा, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अगर आपका नजरिया 8 से 12 महीने है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो फिलहाल तो होल्ड करिए। तो थोड़ा सा आपको अपना नजरिया लंबा करने की जरूरत है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए। अविनाश जी की सलाह जरूर समझिएगा। हरियाणा से राम प्रसाद जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो, नमस्कार मैडम। राम प्रसाद जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए सर। अविनाश जी को भी और आपको दोनों को नमस्कार जी। हाँ मैडम, मेरे क्या एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और एक L&T है, 3100 की बाइंग है। मैडम मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या खरीदे आपकी? मेरी पुरानी है, लगभग बहुत दिन हो गए, चल नहीं रहा मैडम ये। और अच्छा। एक L&T पर क्या खरीदे हैं? 3100 के। अच्छा, और कब तक के लिए रखना है आपको? और टाटा मोटर DVR है मैडम। टाटा मोटर्स DVR, तीनों का कितने लंबे टाइम तक के रखने का प्लान है आपका? मैं तो रख सकता हूँ 1-2 साल। अच्छा, लंबी अवधि का नजरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T और ओके सर, टाटा मोटर्स DVR, सर तीनों स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? तीनों शेयर्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट देखिए रिलायंस की अगर हम बात करें तो बहुत समय के बाद थोड़ा बहुत अप ट्रेंड हमने रिलायंस में देखा है और मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो रियल ग्रोथ आएगा वो अगले साल से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, जो जियो मार्ट का बिजनेस है वो अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो 2700-2800 का भी प्राइस टारगेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। रही बात L&T की, तो हमको लग रहा है कि देखिए L&T करंट प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है
क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे थे, ऑर्डर बुक अच्छी है। इन्होंने 3100 पे खरीदा है। मेरा तो मानना है कि अगर ये यहाँ पे भी ये 12-15 महीने होल्ड करते हैं, तो करीबन 33-3400 का एक नियर टर्म का प्राइस टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल निराश ना होइए। थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे देना ज़रूरी है। उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर की बात करूँ तो देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर तो आपको पकड़ना है क्योंकि नंबर्स हर महीने जेएलआर के बहुत मजबूत आ रहे हैं। प्लस इनका डोमेस्टिक बिज़नेस, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स थे उनको थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में भी मिला है, तो वो भी बेनिफिट उनको मिला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि टाटा मोटर्स एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। करीबन हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स का जो फ्रंटलाइन शेयर है वो करीबन सवा 700 साढ़े 700 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो उस हिसाब से टाटा मोटर डीवीआर में भी आपको एक अच्छी बढ़त मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए। तीनों ही स्टॉक होल्ड रखिए, यही सलाह आपके लिए दे रहे हैं अविनाश जी। अगले कॉलर बेंगलोर से सौरभ जी हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाय स्वाति जी, नमस्ते अविनाश जी। सर मेरे 3 स्टॉक पे सवाल है। एक ग्रेफाइट इंडिया मैंने 850 पे खरीदा है, दूसरा यस बैंक 34 रुपए पे खरीदा है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 310 रुपए की खरीद है। ये लगभग मैं 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ 50% तीनों में लॉस है। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म रखूंगा तो मुझे कितने मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा मुझे कितने सालों में, या मुझे कुछ स्विच कर लेना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहता था। जी अविनाश जी, क्या रहेगी आपकी राय? कि मुझे लगता है कि पहले अगर हम येस बैंक की बात करें तो देखिए येस बैंक में आपने काफ़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर अभी नियर टर्म में नहीं है जिससे आपको अपनी इमीडिएटली कॉस्ट प्राइस मिले। हालाँकि देखिए बैंक अभी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी दूसरे बैंक्स के कंपैरिज़न में अगर इसको कंपेयर करें, तो बैलेंस शीट इतनी मजबूत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप येस बैंक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्विच करते हैं या फेडरल बैंक खरीदते हैं, ये मेरे ख्याल से ये येस बैंक के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। रही बात स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की, तो देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में ये इंडिया की सबसे वेल एस्टेब्लिश ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनी है। लेकिन पिछला क्वार्टर इनके लिए काफ़ी खराब था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए क्योंकि ये बिज़नेस बहुत कॉम्पिटिटिव है। अभी चाइना से बेसिकली काफ़ी हद तक डिमांड जो ऑप्टिक फाइबर का ग्लोबली आता था वो भी काफ़ी कम हो चुका है। तो डेफिनिटली 5G रोल आउट आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी शेयर थोड़ा-सा भाग चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करें। इमीडिएटली नियर टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। और तीसरा शेयर आपका कौन-सा था? सर ग्रेफाइट इंडिया। देखिए ग्राफाइट इंडिया बेसिकली कंट्री की काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है जो स्टील सेक्टर में जाता है। तो कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि अगर आपका नज़रिया यहाँ पे भी 12-15 महीना है क्योंकि कमोडिटी सेक्टर में हमने देखा है कि अभी फिलहाल एचईजी के रिजल्ट्स आप देखें जो इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, बहुत खराब नंबर आए थे। तो रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ रहे हैं, प्लस स्टील सेक्टर से डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट या टिपिकली ऑटोज़ ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाएँ। हमने आपको वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना ऑटो बोला है, तो आप जमुना ऑटो में यहाँ पे पैसा लगाएँगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है कंपेयर टू ग्राफाइट। बिल्कुल सर। तो आपकी तीनों स्टॉक्स पे ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। ग्वालियर से शत्रुघ्न जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ मेरे पास में मैडम एनबीसीसी के 300 शेयर हैं। नमस्कार सर। जी एनबीसीसी के मेरे पास में जी 3000 शेयर हैं। खरीद बता दीजिए प्लीज। हाँ तो हमने ये 70 के भाव पे खरीदे थे। अभी क्या करें, इनको बने रहें या निकले? 70 के भाव पर एनबीसीसी इन्होंने लिए। क्या आपकी राय रहेगी सर इस स्टॉक पर? नुकसान तो है इन्हें, लेकिन भरपाई कर सकते हैं? देखिए इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन निचले लेवल से ये स्टॉक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे ख्याल से अगर कम से कम अगले 12-15 महीने का व्यू रखते हैं तो ही यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। देखिए शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी निचले लेवल से भाग चुका है, तो कोई बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट मत करिए। बट हाँ, अगर 12 से 15 महीने की अगर आप बात करते हो तो करीबन 90-95 का टारगेट प्राइस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए। 90-95 तब आएगा जब आप करीबन 12 से 15 महीने में यहाँ पे निवेशित रहते हैं।
तो थोड़ा सा लंबा टाइम दीजिए स्टॉक को, बने रहने की सलाह आपके लिए एनबीसीसी में अविनाश जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, लेकिन आपके लिए संकेत बिल्कुल गायब, क्योंकि अमेरिका लंबी छुट्टी के मूड में है। आप सोचेंगे लंबी तो क्या, आज रात अमेरिका में बंद है, थैंक्स गिविंग डे, कल हाफ डे होगा, नहीं के बराबर छोटा सा ट्रेड, शनिवार रविवार तो बंद ही रहता है, तो 4 दिन तो ये छुट्टियों जैसा माहौल वहां हो गया। अब अपने शनिवार रविवार आ जाएगा और उसके बाद सोमवार को भी बाजार बंद है, तो ये समझ लीजिए 5 दिनों के संकेत बाद में मंगलवार को हमें देखने होंगे। लेकिन कल सुबह के लिए संकेत कुछ खास मिलने वाले नहीं है, थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर से मिलेंगे और डाउ फ्यूचर्स 10-15 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा ऊपर नीचे तूफानी हो जाए कल सुबह सुबह ऐसा तो लगता नहीं है। कोई खबर आ जाए तो अलग बात है, फिलहाल डेटा के हिसाब से नहीं। अब कल होगा क्या, आपके लिए सपोर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, 19,675 19,750 फर्स्ट क्लास सपोर्ट निफ्टी पर। इस रेंज में आए तो बिना किसी इन्विटेशन के इंतजार किए खरीदना है। ऊपर में 19,875 19,950 वो जगह जहां पर आती है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी साफ कह रहा है कि 43,450 43,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट ले रहा है और वहां पर आते ही आपको खरीदारी करनी है। और ऊपरी स्तरों पर 43,775 43,875 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। लेकिन कल के सेशन के लिए एक चीज और बढ़िया है, वो ये कि आज जो स्मॉल कैप शेयरों में फिर से एक्शन और रुझान बनता हुआ दिखा ना, ये कल हफ्ते के आखिरी दिन भी बढ़ेगा। तो कल आपको वहीं पर फिर से फोकस करना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, इंडेक्स को छोड़ दीजिए, इंडेक्स के बाहर भी भरपूर मौके आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के कल भी मिलेंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं, बताइए कल के बाजार पर कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज सिलेक्टिव बाय थी, इंडेक्स में डिक्लाइन पर खरीदारी देखने को मिल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर के लेवल को निकालेगा। 19 आप देखोगे 888 हर्डल है, वो निकलता है तो 20,000 तक की रैली बनेगी। और इस बाजार में आप देखोगे तो ऑटो ऑयल मार्केटिंग कंपनी आप परफॉर्म कर रही है, तो पहला ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर पे। टीवीएस मोटर देखोगे आप लगभग 1780 के आसपास बंद हुआ है और जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है 1810 तक का मूवमेंट आना चाहिए, तो 1780 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 19-20 रुपए के आसपास बंद हुई है, हल्के से डिक्लाइन पे खरीदे। 12 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 36 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे रहेगा। आप देखोगे आज बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सब में अच्छा मूवमेंट था, कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम बना है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी है, तो 410 की कॉल बीपीसीएल पे फोकस करेंगे। आप देखोगे 410 की कॉल लगभग 6 रुपए के आसपास बंद हुई है, इसको आप 5 साढ़े 5 में लो, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 11 रुपए तक के टारगेट बीपीसीएल की कॉल आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, तो रही है चंदन जी के कल के बाजार में 2 स्टॉक्स पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी और हफ्ते से 10 दिन का नजरिया, पोजिशनल व्यू, कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी अविनाश जी? स्वाति 8 से 10 दिन के लिए हमको आईएक्स पसंद है। देखिए आज अच्छा मूव आईएक्स में आया था, ऑफकोर्स न्यूज ये थी कि कपलिंग का जो मसला है वो कंपनी के फेवर में जाएगा। करंट प्राइस पे हम सजेस्ट करेंगे कि इसको 8 से 10 दिन के लिए खरीदे। 8 से 10 दिन में हमको लगता है कि करीबन 153 154 का टारगेट प्राइस मिल सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 141। तो ये हमारी तरफ से 8 से 10 दिन का पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक आईईएक्स में रखने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।